हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम हाजिर हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए लगा दिया। हम ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसने कार्य की प्रतिभा क्या होती है, कार्य में कुशलता क्या होती है, इसको प्रदर्शित करा। आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा जी के बारे में। हालांकि ये खबर तो आप सभी लोगों ने सुन ही ली होगी कि माननीय रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, पर आज मैं इस खबर को लेकर नहीं आया हूं कि रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं बात करने वाला हूं कि क्यों भारत के रत्न थे रतन टाटा जी। हालांकि बहुत सारे अवार्डों से नवाजे गए हैं, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। भारत रत्न इन्हें प्राप्त अभी की स्थिति में नहीं, पर भारत रत्न प्राप्त ना होते हुए भी माननीय रतन टाटा जी हमारे जीवन में हमारे लिए किसी रत्न से कम। भारत के मशहूर उद्योगपति और अपनी जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के लिए मशहूर रतन टाटा जी अपने कुछ विचारों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रचलित थे। जैसे कि उनके द्वारा कही गई कुछ बातें आपके सामने प्रदर्शित है। रतन टाटा कहते हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आप लंबे दूर तक चलना चाहते हैं तो आप साथ साथ। इनके विचार प्रदर्शित करते हैं कि ये हमेशा टीम वर्क को प्रोत्साहित करते हैं, ये हमेशा मिलजुल कर रहने पर और साथ ही साथ इस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाने पर प्रयास करते हैं जिससे कि अपने से छोटे व्यक्ति भी आपके अंदर काम करने में सहज महसूस कर सके। इनका दूसरा विचार कहता है कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष, बस जरूरत है हमें उन तथ्यों को पहचानने की, हमें उन अपनी प्रतिभाओं को पहचानने की जिसके आधार पर हम समाज में अपना नाम ऊंचा कर पाए, समाज में अपना नाम रोशन कर पाए। रतन टाटा जी हालांकि इनका जो जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म हुआ था और ये 9 अक्टूबर 2024 में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। टाटा सन्स के चेयरमैन माननीय रतन टाटा जी 86 वर्ष की उम्र में बुधवार को मुंबई का एक अस्पताल में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इनकी जो मृत्यु का प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि जो उम्र दराज कुछ कारण होते हैं या बीमारियां होती हैं, बीमारियों के चलते लंबे समय से बीमार थे और फिर 9 तारीख को इनका निधन हो गया। इनके निधन की खबर सुनने के साथ में ही ट्विटर के ऊपर इनका जो ट्रेंड करने लगा रतन टाटा और ब्रीच कैंडी अस्पताल, जिस अस्पताल के अंदर इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, वो ट्विटर में बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगा। और इस ट्रेंड को वेरीफाई करने के लिए जो टाटा ग्रुप है, टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप और इसके चेयरमैन हैं जो चंद्रशेखरन, उनकी तरफ से ये बात खबर प्रस्तुत करी गई कि अब हमारे बीच में रतन टाटा जी नहीं रहे। जैसी ये खबर प्रस्तुत हुई तो उसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से जो फेमस पर्सनैलिटी है उनकी तरफ से अपने जो श्रद्धांजलि अर्पित करी गई, उनके लिए जो उनके साथ बिताए गए कुछ महत्वपूर्ण यादें, उनके साथ बिताई गई कुछ महत्वपूर्ण पलों को लोगों ने यहाँ पर याद करा। हालांकि जैसे 9 तारीख को इनकी देहांत हुआ है, उसके 2 दिन पहले ही इन्होंने अपनी तरफ से ट्विटर पर ट्वीट करके कहा था कि आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वस्थ हो गया। इन्होंने कहा था, मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। मैं बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों की रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया, पर हालांकि समय को कुछ और ही मंजूर था। रतन टाटा हमेशा से अपनी पारियों में जीतते आए हैं, निरंतर प्रगति करते रहे, निरंतर सफल कंपनियों के संचालक और बड़ी बड़ी कंपनियों के निर्माता रहे, पर जीवन के इस अंतिम पड़ाव को कुछ और ही मंजूर था और रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। यहाँ पर जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, साथ ही साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ यहाँ पे राजनाथ सिंह, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, साथ ही साथ बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी, आप पार्टी, इन सब की तरफ से इनके लिए अच्छी बातें कही गई। ऐसा कहा जाता है ना, किसी के व्यवहार होते हैं, किसी से अच्छे होते हैं, किसी से बुरे होते हैं, पर ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनके संबंध सभी के साथ अच्छे थे। इनका एक ध्येय वाक्य था कि हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार दीजिए। मतलब अगर आपसे कोई छोटा है तो उसके पद की गरिमा का सम्मान करिए। हालांकि आप उससे बड़े हो सकते हैं, कद भी बड़े हो सकते हैं, पद भी बड़े हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आवश्यकता है कि अपने से छोटे की आवश्यकताओं का भी आप ध्यान रखिए, उनका भी सम्मान करिए। यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर और बड़े बड़े जो बोला जाए तो उद्योग घराने, उनकी तरफ से भी इनके लिए रिस्पेक्टेड वर्ड्स कहे गए, जैसे कि यहाँ पे रिलायंस है, अडानी है, कोटक है, इन सभी के माध्यम से अपनी तरफ से रतन टाटा जी को याद करा गया। हालांकि यहाँ पे जो रतन टाटा है
1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग कंपनियों के निर्माण में बहुत ज्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। 1962 में इन्होंने कर्नल विश्वविद्यालय में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री ली और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने एडवांस मैनेजमेंट का कार्यक्रम पूर्ण करा। यहाँ पर जो रतन टाटा के पिताजी हैं नवल टाटा, वो भी एक सफल उद्यमी थे और उनकी जो माताजी थी वो एक गृहिणी थी। ये रतन टाटा का जो पूरा का पूरा फैमिली चार्ट है, इस पूरे फैमिली चार्ट के अंदर बताया गया कौन कब किस तरीके से इनके परिवार में जन्मा और कैसे किसके क्या रिलेशन है। हालांकि यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं रतन टाटा के साथ में यहाँ पर इनके भाई हैं जिनका नाम है जिमी टाटा। ये दोनों सगे भाई हैं और इनके एक सौतेले भाई हैं जिनका नाम है नवल टाटा। ये इनके फैमिली ट्री में अभी मुख्य रूप से यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो टाटा है, टाटा ग्रुप को अब संभालने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। अभी तक तो रतन टाटा के मार्गदर्शन में सारा काम चलता था, अब इस पूरे के पूरे ग्रुप का संचालन किसके माध्यम से करा जाएगा। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसका नाम सामने आने वाला है। हालांकि ये जो टाटा ग्रुप है इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। आज हमारे जीवन में बोला जाए तो एक छोटी से लेकर और देश की सुरक्षा में लगने वाली बड़ी बड़ी आर्टिलरी, गन और गाड़ियां, इन सभी के निर्माण में रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमारी जो सुबह नींद खुलती है तो नींद खुलने के साथ में रतन टाटा जी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में हम शुरू हो जाते हैं। हमारी नींद खुलने के साथ में जो पहली चुस्की चाय की चुस्की होती है वो भी देने वाले रतन टाटा है। टाटा टी इनका एक महत्वपूर्ण ब्रांड है। जो नमक हमारे घर में प्रयोग होता है टाटा नमक, वो भी इन्हीं का दिया गया है। हालांकि ये पूरे के पूरे जो टाटा सन्स है उस टाटा सन्स के अंदर 66% जो भाग है वो टाटा ट्रस्ट के पास रजिस्टर्ड है और टाटा ट्रस्ट इस पूरे के पूरे पैसे को फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में खर्च करता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से वो समाज कल्याण के लिए इस पैसे को खर्च करते हैं। जैसे ही आप इस पूरे के पूरे ट्री को देखेंगे, इस पूरे के पूरे चार्ट को देखेंगे तो आपका जो हृदय है वो गर्व से अभिभूत हो चुका होगा। क्योंकि आप इतने बड़े बड़े ब्रांडों का नाम देखिए। आप इधर टाटा टी देख सकते हैं, टाटा नमक देख सकते हैं, आप यहाँ पर टाटा के और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं और इन सभी के निर्माता माननीय श्री रतन टाटा। जैसे कि यहाँ पे टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा असेंबली, टाटा कम्युनिकेशन। आज बोला जाए तो जो इंजीनियरिंग करने वाले छात्र होते हैं उनके लिए सबसे पहली जो पसंद होती है, बोला जाए तो ऐसी कंपनी जो सभी का सम्मान करती है, हर एरिया के व्यक्ति को अपने स्थान देती है, वो होती है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वो भी रतन टाटा की ही देन है। यहाँ पे टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा कॉफी, टाटा टेली, टाइम्स, नेकोलो, तनिष्क, ये जितने भी बड़े बड़े नाम आपने सुन रखे हैं ये सभी की सभी टाटा के संबंधित ब्रांड है। आप शेयर मार्केट में देखिए तो शेयर मार्केट में भी रतन टाटा का बोलबाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनियां जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय कर रही है, TCS, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाइटन्स, टाटा पावर, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा केमिकल, नेकोलो, रिलक्स इंडिया, टाटा कॉफी, ऐसे महत्वपूर्ण नाम आपको देखने को मिलेंगे और इन सभी के निर्माता हैं माननीय श्री रतन टाटा, जो अपनी अर्ली एज जो बोला जाए तो उनके 20s या 25 में कुछ ऐसे दिखा करते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से धनी रतन टाटा ने 1962 में इंडस्ट्री में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे और उसके बाद 1961 में नेशनल रेडियो एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का प्रभारी नियुक्त करा गया था। इसके साथ रतन टाटा ने 28 दिसंबर 1961 से 2012 तक अपनी सेवाएं टाटा ग्रुप्स के अंदर की, जिसके अंदर उन्होंने टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर और टाटा ग्लोबल एक्सचेंज और टाटा केमिकल्स, टाटा होटल्स, टेलीकॉम सर्विसेज आदि महत्वपूर्ण कंपनियों के अध्यक्ष रहे और भारत और अन्य विदेशी संगठनों से भी ये महत्वपूर्ण जुड़े रहे। टाटा साहब ने इन सभी कंपनियों को तो बनाया ही बनाया, पर ये एक सफल उद्योगपति के होने के साथ साथ बहुत बड़े एक दानदाता भी थे। ये बहुत बड़े विचारक भी थे। इनके जो बातें हैं, इनके जो विचार हैं, आज समाज में अपना क्या देती है, एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देती है। एक बोला जाता है ना, अगर हमें गुस्सा आता है, अगर हम किसी से क्या होते हैं, दुखी होते हैं, किसी के शब्द हमें आहत करते हैं तो हम उससे लड़ने लग जाते हैं। और ऐसा एक शब्द भी कहा जाता है कि सभी चीजों का जवाब तुरंत दिया जाए ये आवश्यक नहीं है। तो ये बात हमें रतन टाटा से सीखने को मिलती है। इनके बहुत बड़े जो इनकी तरफ से लॉन्च करे गए ब्रांड को ये विफल होता हुआ पाते हैं तो इन्होंने उस ब्रांड को बेचने का निर्णय लिया था। पर उसके साथ में क्या हुआ उसको मैं आगे आपकी कहानी में सुनाऊंगा। अपने से छोटों की इज्जत कैसे करी जाती है उसको मैं आपके सामने सुनाऊंगा। अपने
अगर इंसानी लोगों को तो छोड़ा जाए, पशुओं के प्रति कितना प्रेम रखा जाता है, ये सीखना है तो ये सीख देते हैं हमें रतन टाटा। आइए जानते हैं और रतन टाटा के बारे में। यहाँ पर इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, जिसके अंदर इन्होंने प्रमुख रूप से टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, उसके बाद जैगुआर लैंड रोवर को इन्होंने खरीदा, कोरस कंपनी को खरीदा, टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच को इन्होंने बढ़ाया, टाटा मोटर्स की सफलता में योगदान रहा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को इन्होंने वैश्विक पहुंच तक पहुंचा दिया। मतलब जो भारत के अंदर बनने वाली एक टेक्नोलॉजी से संबंधित, या बोला जाए तो ऐसी कंपनी जो क्या करती है, बहुत सारे उद्योगों को, बहुत सारी कंपनियों को बैकएंड में सपोर्ट देती है, उसके नाम श्री रतन टाटा थे। हालांकि ये तो इनकी क्या हुई, उद्योग जगत की उपलब्धियां हुई। यहाँ पर टाटा जी है, इन्होंने प्रमुख सम्मान भी प्राप्त करे, जिसके अंदर भारत में पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश एम्पायर से भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत का एक और सम्मान होता है भारत रत्न, ये इन्हें फिलहाल की स्थिति में भी प्राप्त हो सकता है भारत सरकार मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करे। पर भारत रत्न मिले या ना मिले, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो किसी भी देश को संचालन के लिए जरूरी होती है उसकी अर्थव्यवस्था। आज कोई भी देश खड़ा है, आप इजराइल को ले लीजिए, आप अमेरिका को ले लीजिए, आप चाइना को ले लीजिए, आप जितने बड़े बड़े देशों को देखेंगे तो ये प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था में सक्षम है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है सुदृढ़ है, दिनों दिन लगातार ये प्रगति करते जा रहे हैं। तो एक देश के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि उस देश में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए, जिस व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमारे घर की छोटी से छोटी चीजें हैं तो बड़े से बड़ी चीज में रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम सुबह उठते हैं तो टाटा टी के साथ शुरुआत करते हैं, हमारे घरों में टाटा नमक प्रयोग होता है, हमारे घर में एशियन पेंट यूज होता है, हम तनिष्क के यहाँ से ज्वेलरी लेकर आते हैं, और भारत की सुरक्षा में लगने वाली जो सैनिकों की आवाजाही के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण हैं, गाड़ियां हैं, वो टाटा ग्रुप के माध्यम से बनाई जाती है। एक समाज में एक छोटे वर्ग का व्यक्ति है, निम्न या मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो कैसे अपने सपनों को पूरा करेगा, वो कैसे जो अमीरों की लाइफस्टाइल को महसूस कर सकता है, इसके पीछे सोचने वाले रतन टाटा थे। तो इन सभी से संबंधित कुछ घटनाओं को मैं आपको आने वाले इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रदर्शित करूंगा। ये आपको देखकर गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। ये कंपनियां हैं जिन्हें टाटा ने एक्वायर करा, और ये भारत की कंपनियां नहीं है, ये सारी की सारी विदेशी कंपनियां हैं जिनको टाटा ने पहले एक्वायर करा, फिर उसके अंदर अपनी सूझबूझ, अपने जो बोला जाए तो उपलब्धियां, अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपने दृढ़ विश्वास के दम पर उन्हें समाज में और विश्व में बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा। इनके द्वारा सामाजिक कल्याण के कार्य करे जाते हैं, इनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, इनके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये देश के वो शिक्षण संस्थान हैं जिनका संचालन टाटा के माध्यम से करा जाता है, जिसके अंदर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस, द एनर्जीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, ये सारी चीजें शामिल है। अपने देश के लोगों के प्रति कितना प्यार होता है, कितना सम्मान होता है, और देश से किस प्रकार से प्यार करा जाता है, रतन टाटा से सीखिए। जब 2020 में हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी, देश में हम ये परेशान हो रहे थे कि पीएम केयर्स फंड में पैसा कहां से आएगा, गरीब लोगों का कल्याण कहां से होगा, तो उस समय रतन टाटा आते हैं और 500 करोड़ रुपए एक झटके में दान देकर चले जाते हैं पीएम केयर फंड में, कि मेरे देश के जो जनता है उनको किसी प्रकार से कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। खबरें तो यहाँ तक मैं वेरीफाई, इसके बारे में कोई मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है। टाटा ने यह तक कह दिया था कि मेरे जितने होटल्स हैं उन सभी होटल्स को आप अस्पतालों में तब्दील कर दीजिए। अगर अस्पतालों में जगह नहीं है तो टाटा के जितने होटल्स हैं उन होटल्स को अस्पतालों में तब्दील कर दीजिए। इतना बड़ा दिल रखने वाले टाटा अब हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनकी किस्से कहानियां हमको देखने को मिलती हैं। उसके अंदर से एक और मैं कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हालांकि जब टाटा अपने शुरुआती समय में काम करते हैं तो उनके सामने विफलताएं भी आती हैं, उनके सामने चुनौतियां भी आती हैं। ऐसा ही एक घटना थी उनके सामने, जब उन्होंने क्या करा था 1990 के दशक में रतन टाटा ने अपनी कार को लॉन्च करा था। तब कंपनी की सेल्स उम्मीदों के अनुरूप नहीं थी। इन्होंने जैसा सोचा था कि हम जो कार बना रहे हैं मार्केट में वो कितनी चलेगी, या जिस हिसाब से इनकी प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई और इनका प्रोडक्ट मार्केट में फेल हुआ। अब मार्केट में फेल हो गया तो क्या करें, तो ये गए फोर्ड कंपनी के मालिक के पास। फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड, जिनका फोटो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बिल फोर्ड से इन्होंने रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि आप अगर इस कंपनी को खरीद लेते हैं
तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल फोर्ड ने इन्हें उलाहना देते हुए कहा था कि जब आपको इस इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं है तो आपको इस इंडस्ट्री में उतरना ही नहीं चाहिए था। हालांकि ये बातें टाटा को चुभ गई, रतन टाटा जी को चुभ गई और फिर ये बिना किसी डील के वहां से वापस आ गए और अगले ही 9 सालों के अंदर रतन टाटा ने इस पूरी की पूरी जो कार की इंडस्ट्री थी उसको बूम पे ला दिया और अगले ही 9 सालों में जो बिल फोर्ड की फोर्ड कंपनी थी वो सड़कों पे आ गई और फिर रतन टाटा ने इनके जो दो प्रमुख ब्रांड है जिनका नाम है जैगवार और लैंड रोवर, इनको टाटा ने टेक ओवर कर लिया और फिर बिल फोर्ड ने कहा था कि आप मेरी इन कंपनियों को लेकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मतलब वो शब्द कहा जाता है ना कि आप किसी का जवाब तुरंत दे ये आवश्यक नहीं है, पर जवाब समय आने पर दिया जाना चाहिए ये आवश्यक है। तो ये टाटा का जवाब था बिल फोर्ड को कि भैया किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ये वक्त होता है, ये परिस्थितियां होती हैं, कभी भी बदल सकती हैं, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। ये जो आपके सामने कार है जो अब तो फिलहाल चलती नहीं है, पर अलग अलग आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख राज्य हैं आज भी उनके हर एक घर में एक कार आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है नैनो कार। इसके निर्माण के पीछे भी एक कहानी, रतन टाटा जब कहीं जा रहे थे तो इन्होंने देखा था कि एक दंपति जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और बारिश में भीग गए थे, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा लेकर आए जिसे कि हमारे देश का एक मध्यम वर्गीय इंसान, हमारे देश पे रहने वाला एक छोटे से छोटा इंसान भी कार को अफोर्ड कर पाए, कार को यहाँ पर महसूस कर पाए कि कार क्या होती है। अधिकतर लोगों ने अपने जीवन में कभी कार में बैठे नहीं, साइकिलें चलाई हैं, गाड़ियां चलाई हैं ज्यादा से ज्यादा, पर कार क्या होती है इसको महसूस करने का योगदान इन्होंने दिया। इन्होंने वादा करा क्या कि अब मैं मेरे देश की जनता के लिए 1 लाख रुपए में कार ला दूंगा, मोटरसाइकिल की जो कीमत होती है उस कीमत के अंदर ही मैं आपको कार ला के दे दूंगा। और इन्होंने उस कार को लाकर दिखाया भी, पर हालांकि कुछ राजनीतिक कारणों के चलते ये कार क्या हो गई, मार्केट में आने से थोड़ी देर हो गई और फिर धीरे धीरे इसकी कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे आप देखिए रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में 2 व्हीलर में 4 लोगों को, एक परिवार को भीगते हुए देखा था। इसी दुख से उन्होंने टाटा नैनो के निर्माण की प्रेरणा मिली। उसके बाद रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलवाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। सन 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा ने नैनो कार लॉन्च करी। पर हालांकि ये बनाने वाले का दिल देखिए आप कितना बड़ा था कि उन्होंने एक दंपति को देखकर इंजीनियर्स को बुलवा के कार्स रेडी करवा दी कि हमारे देश की जनता को कभी सुविधाओं का अभाव महसूस नहीं होना चाहिए। पर यह हमारी क्या रहती है, सोच रहती है कि ये जो चीज है, अगर मान लीजिए अगर मैं आज की डेट पे मोबाइल यूज कर रहा हूं और मेरे साथ में कोई व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति एप्पल का मोबाइल यूज करेगा तो हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप है कि ये व्यक्ति ज्यादा सफल है, ये व्यक्ति समाज में उच्च स्थान रखता है क्योंकि इसके हाथ में एक महंगा गैजेट है। मेरे हाथ में भी सस्ता नहीं है, ये भी अच्छी खासी कंपनी का है, पर कंपैरेटिवली एप्पल में देखा जाएगा तो ये उससे सस्ता है। तो हमारे दिमाग में हीन भावना आ जाती है कि ये तो हमसे बड़ा है, इसके पास महंगे गैजेट है। मतलब हम अपनी नजरों में अपने आप से ही छोटे बन जाते हैं, खुद ही किन्हीं भी कारणों से। तो वैसे ही देश की जनता ने इस कार को स्वीकारा नहीं और इसे एक मध्यम वर्गीय कार देकर, मध्यम वर्गीय कार का नाम का उलाहना देकर इसे खरीदने से मना कर दिया। मतलब जिस एक सोच के साथ में रतन टाटा ने इसे लॉन्च करा था, पर लोगों ने अपने स्तर को बोला कि ये निम्न स्तर की कार है, हम इस कार को नहीं खरीदेंगे। और फिर इस कार को जब उसकी उपलब्धियों के अनुसार या बोला जाए तो सोच के हिसाब से इसकी सेल नहीं हुई, तो फिर इसकी कार के प्रोडक्शन को रतन टाटा को बंद करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि आजीवन अभी तक ये अविवाहित रहे और अविवाहित रहने का प्रमुख कारण है कि इन्हें एक महिला से प्यार हुआ था और कुछ समय बाद क्या हुआ था, हालांकि इन्हें अपने जीवन के 4 अलग अलग पड़ावों में या बोला जाए तो कुछ समय के अंतराल में 4 बार प्यार हुआ। और अंतिम बार जब इन्होंने शादी करने का प्रयास करा था 1962 में, तो 1962 में इंडो चाइना वॉर चल रही थी, तो उस कारण उस महिला के माता पिता ने इन्हें भारत में आने से मना कर दिया था कि हम हमारी बेटी की शादी किसी ऐसे देश में नहीं करेंगे जहां पर युद्ध तथा अस्थिरता का माहौल लगा रहे। तो उस कारण फिर रतन टाटा ने अपना मन बना लिया कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और आज तक इन्होंने शादी नहीं करी। ये अपने एक जो मैनेजर्स हैं, इन्होंने मैनेजर बना रखा है, उस मैनेजर के साथ में रहते थे, वो पर्सनल असिस्टेंट कहा जाए उसे, तो वही पूरा इनकी देखरेख करता था। हालांकि यहाँ पे जो रतन टाटा है उनका दिल देखिए यहाँ पर परोपकारिता में कितने आगे। जिस
अपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़कर आए थे, उसी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने यहाँ पर $50 मिलियन का दान दे रखा है कि मेरे देश की जनता, अगर मेरे देश के बच्चे इस हार्वर्ड स्कूल में आएंगे तो तुम उनसे मोटी फीस वसूलोगे, तो एक काम करो, ये $50 मिलियन का जो मैं दान दे रहा हूं, मेरे यहाँ से जितने बच्चे आएंगे उन बच्चों को उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा इस पूरे के पूरे दान में से उठाया दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे वहां पर जाते हैं उन बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा स्कॉलरशिप के माध्यम से, इस दान के माध्यम से दिया जाता है। 2014 में इन्होंने IIT बॉम्बे में 95 करोड़ रुपए का दान दिया। इस प्रकार से रतन टाटा अपनी जो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा क्या रखते हैं, एक उच्च पद को रखते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, कुछ समय पहले तक बोला जाता है कि जितने देश के हमारे बड़े उद्योगपति हैं उनकी जितनी नेटवर्थ हुआ करती थी, जैसे कि अंबानी, अडानी, इनकी जितनी नेटवर्थ है उससे ज्यादा का दान यहाँ पे टाटा दे चुके हैं। टाटा की जो कंपनी है उसके अंदर 100% जो शेयर है वो टाटा सन्स का, उस टाटा सन्स का अगर बाइफिकेशन देखा जाए तो उसके अंदर जो 67% का हिस्सा है वो टाटा ट्रस्ट के पास है। मतलब अगर टाटा सन्स 100% है तो 67% जो हिस्सा है, 67% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है, जो कि फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी में, लोक कल्याणकारी गतिविधि के अंदर, समाज कल्याणकारी गतिविधि के अंदर खर्चा करा जाता है। और बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, उस हिस्से में से 13% टाटा ग्रुप के पास है। और आप इस साम्राज्य को इस तरीके से देखिए कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आप सुन रहे हैं, लगभग हमारे देश के अंदर टाटा के माध्यम से 100 से अधिक कंपनियां संचालित करी जाती हैं। ये 100 से अधिक कंपनियां जो संचालित करी जा रही हैं, इसकी पूरी की पूरी नेटवर्थ, या बोला जाए तो इसका जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है, ये बचे हुए उस 13% हिस्से के 100% के इक्विवेलेंट है। मतलब अगर मैं समझाऊं कि 13% पूरा ओवरऑल है टाटा सन्स, उसके अंदर 67% है क्या, यहाँ पर टाटा ट्रस्ट, बचा कितना यहाँ पर बोला जाए तो 33% में से 13% हिस्सा है टाटा ग्रुप का। वो टाटा ग्रुप के अंदर आती है 100 कंपनियां। तो इस तरीके से पूरा का पूरा साम्राज्य। हालांकि रतन टाटा के जाने के बाद अभी प्रश्न उठ रहे हैं, अब इसका जवाब भी मैं आगे दूंगा, पर आप देखिए इंसानों के प्रति तो दया भाव हर कोई रख लेता है, इंसानों के दुख दर्द को तो हर कोई समझता है, पर जानवरों के प्रति क्या प्रेम होता है ये भी हमें टाटा से सीखना चाहिए। यहाँ पर जो ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे प्रिंस चार्ल्स की तरफ से इन्हें अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था कि हम हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आपको देना चाहते हैं, हमारे देश से हमारे जो एक सम्मान देना चाहते हैं आपके लिए। तो उन्होंने इनको इनवाइट करा था ब्रिटेन के अंदर, पर जिस दिन इनके इनविटेशन के लिए जाना था तो इन्हें एक फोन आता है रतन टाटा की तरफ से प्रिंस चार्ल्स के असिस्टेंट को कि मैं आपका आज का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा जो पर्सनल डॉग है, या बोला जाए तो उनका जो पेट डॉग है, आज उसकी तबीयत खराब है, उसे फीवर आ रहा था। तो इस कारण की वजह से टाटा ने ब्रिटेन के राजा का निमंत्रण ठुकरा दिया था। और जब यहाँ पर ब्रिटेन के राजा को पता पड़ा कि इस कारण से रतन टाटा नहीं आए, तो उनके मन में भी रतन टाटा के प्रति एक आदर का, एक सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ कि देश के नागरिकों का, अपने आस पड़ोसियों का, अपने सगे संबंधियों का तो हर कोई सोचते हैं, पर एक महान व्यक्ति वही है जो जीव जंतुओं के बारे में भी सोचता है। तो यहाँ पर रतन टाटा हमारे सामने मिसाल पेश करते हैं कि हमें हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। इनका जो बोला जाए तो जानवरों के प्रति और पशुओं के प्रति प्रेम का आलम देखा जाए तो इस तरीके से है कि इनका सबसे बड़ा होटल है जिसका नाम है ताज होटल, मुंबई में है ये स्थित। इस ताज होटल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रिक्ट डॉग को भगाया नहीं जा सकता। रतन टाटा सर का यहाँ पर पूरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि किसी भी कंडीशन में ताज होटल में अगर कोई जानवर आता है, कोई पेट डॉग, कोई स्ट्रीट डॉग आता है, तो उसे किसी भी कीमत पर भगाया नहीं जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ पिक्चरें देखने को मिलती हैं कि जो टाटा का ये जो बोला जाए तो ताज होटल है, इस ताज होटल में कुत्ते, स्ट्रीट डॉग इधर उधर घूमते फिरते हुए देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर सुंदर पिचाई और अलग अलग जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है उनकी तरफ से भी रतन टाटा के प्रति सम्मान व्यक्त करा गया। इतनी बड़ी जो शख्सियत है जो अब हमारे बीच में नहीं रही। अब प्रश्न उठता है कि रतन टाटा के विरासत की कमान किसके हाथ में जाने वाली। तो ये प्रश्न का जवाब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर एक फैमिली ट्री दिखाया था जिसके अंदर यहाँ पर रतन टाटा है। रतन टाटा के बाद ऑब्वियसली नाम यहाँ पर निकल कर आता है कि इनका जो पूरा ग्रुप है अब यहाँ पर इनके भाई जिमी टाटा के पास जाएगा। पर जिमी टाटा अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि दोनों ही भाई उम्र दराज हो चुके हैं, रतन टाटा के इक्विवेलेंट ही उनके भाई भी हैं, उन्हीं के जैसे ही उनकी ही आयु के ही है, तो हो सकता है वो उम्र दराज कारणों के कारण इसे लेने से मना कर दें।
तो अगला यहाँ पर ऑप्शन निकल कर आता है नवल टाटा। नवल टाटा इनके सौतेले भाई हैं और हालांकि नवल टाटा का योगदान टाटा ग्रुप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके जो 3 बच्चे माया टाटा, नेविल टाटा और यहाँ पे लिया टाटा, इन्होंने भी टाटा ग्रुप के संचालन में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले और इसके पूरे सफल संचालन में इन जो 3 नाम हैं, इन 3 नामों में आगे आपको जो कोई एक नाम या अलग अलग पदों पे ये तीनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके सामने फोटो दिख रहा है ये रतन टाटा जी है और रतन टाटा जी ने अब जानवरों के प्रति प्रेम क्या होता है उसी के आधार पर अपने एक पर्सनल असिस्टेंट को भी रखा है। कैसे, ये आप यहाँ पे देखेंगे ये व्यक्ति जो खड़ा है ये रतन टाटा जी का एक पर्सनल असिस्टेंट है, शांतनु नायडू। शांतनु नायडू है और ये शांतनु नायडू एक नॉर्मल सा व्यक्ति था। यहाँ पर ये अपनी कुछ काम करता था, उस काम से पैसे निकालकर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में खर्च करता था। स्पेशली ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या जो गली मोहल्ले के जो आवारा जानवर होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम करता था। आपने अधिकतर बार ऐसा देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है किसी ट्रक के नीचे, किसी गाड़ी के नीचे रात के अंधेरे में एक्सीडेंट हो जाते हैं और उन एक्सीडेंट में बेचारे ये निर्जीव पशु मारे जाते हैं। तो ये क्या करता था, ये लड़का ऐसे कुत्तों के गले में एक कन्वेयर बेल्ट डाल देता था, जिस बेल्ट से ये क्या होता था रात में अगर इनके ऊपर लाइट पड़ती थी तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी और पता पड़ जाता था कि सामने कोई पशु है, सामने कोई जीव जंतु है। ऐसे ही इसी गतिविधि को रतन टाटा ने एक दिन ऑब्जर्व करा और बाद में रतन टाटा ने शांतनु को अपने साथ में मिला लिया। शांतनु की एक कंपनी है मोनोपॉज, जिसके अंदर रतन टाटा का 5 करोड़ रुपए का उस समय वहां पर इन्वेस्टमेंट था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे शांतनु नायडू और रतन टाटा के बीच में मित्रता बढ़ती गई। हालांकि पूरे के पूरे रतन टाटा जी अब डिपेंडेंट हो चुके थे शांतनु के ऊपर, मतलब शांतनु ही उनके पूरे देखरेख का ख्याल करते थे। इनके बीच की दोस्ती को आप देखिए, हर एक प्रोग्राम के अंदर, हर एक जो इवेंट के अंदर रतन टाटा और शांतनु नायडू दोनों यहाँ पर साथ में देखने को मिलते थे। ठीक है, तो अब ये एक शख्सियत थी जो हमारे बीच अब नहीं रही। ये मैंने आपको कुछ किस्से कहानियां बताएं जो हमारे लिए प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था मेरे जो थंबनेल में या शुरुआत में मैंने कहा था क्यों भारत के रत्न कहे जाते हैं रतन टाटा, ये आपने कुछ कारणों को जाना। देश के सफल संचालन के लिए जरूरी है धन, तो उस धन को देने वाले, इस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बनने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं है। हम आशा करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाए। ये अब बोला जाता है ना कि जीवन एक रंगमंच, हमें अपना किरदार इतनी तल्लीनता के साथ में, इतनी कुशलता के पूर्वक निभाना चाहिए कि जब पर्दा गिरे तो पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजे। तो रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे। अब जो भी था, अब देखते हैं ये जो टाटा ग्रुप है इसकी कमान किसके हाथ में आती है। हालांकि ये जो नाम है बहुत जल्दी रिवील कर दिए जाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर था जिसके अंदर हमने जाना रतन टाटा जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में। उनके ये विचार हमें कुछ प्रेरणा देते हैं, कुछ सीख देते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।